हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था को कवर करने वाले हैं। आज आपका पॉलिटी का पार्ट 2 है। आज आपकी पॉलिटी की दूसरी क्लास है। तो एक क्लास आपकी पॉलिटी के ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है और आज की क्लास में पॉलिटी का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, 49 क्वेश्चन पर हम थे। तो 49 क्वेश्चन था आपका, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। इसका सही आंसर है आपका ए, फ्रांस। तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। 50 क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी। सही आंसर है इसका सी, बंगलुरु। तो भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में बंगलुरु में हुई थी। 51 क्वेश्चन है आपका, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। सही आंसर है ए, 1965। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी। देखिए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 52 क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। सही आंसर है ए, 26 नवंबर 1949 को। इसको आपको याद रखना है। तो भारतीय संविधान की, देखिए यहाँ पर समझिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया था। देखिए, इस चीज को आपको याद रखना है। तो कहाँ पर ऐसा लिखा है कि भारत के लोगों ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मा अर्पित किया, अंगीकृत किया। तो ऐसा हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में कहा गया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं या माना जाता है। 53 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका बी, 26 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 54 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। सही आंसर है ए, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 55 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका डी। देखिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले सार्वभौम, सत्ता संपन्न, देन समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। देखिए, प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। तो कहाँ पर ये इन शब्दों का यूज किया गया है। प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना में ये भारतीय राज व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। तो इनको आपको याद रखना है। जो वर्ड हैं आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये आपके मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। 56 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। सही आंसर है सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। 57 क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। सही आंसर है डी, हम भारत के लोग शब्दों से। देखिए,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। 58 क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, सही आंसर है सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत में प्रजातंत्र का आशय है जनता का, जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। 59 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो सही आंसर है डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान प्रकृति में संघात्मक है जबकि भावना में एकात्मक है। देखिए, संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया था, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्राय केंद्रीय सरकार होती है। तो आप देख सकते हैं एकात्मक शासन में सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं संघात्मक शासन किसे कहते हैं? जिस शासन में, जिस संविधान में शक्तियों का केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच में विभाजन रहता है, वह आपका संघात्मक शासन कहलाता है। तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। तो कुछ विद्वान भारतीय संविधान को संघात्मक मानते हैं और कुछ का कहना है कि भारतीय संविधान में एकात्मक के लक्षण पाए जाते हैं। 60 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? तो सही आंसर है डी, दल बदल विरोधी कानून से। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 61 क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है? सही आंसर है सी, राज्य सूची। देखिए, तो आपको पता है कि भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। आपकी 3 प्रकार की सूची होती हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, जबकि संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को होता है। 62 क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो सही आंसर है डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो क्या आप भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहाँ पर आपका डी आंसर सही होगा। जबकि भारतीय नागरिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसको बाद में संशोधित भी किया गया था, के द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले जन्म के द्वारा आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा देशीकरण के द्वारा, तीसरा किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, चौथा रजिस्ट्री द्वारा। तो भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। 63 क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? दोस्तों, 63 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, 11 दिसंबर 2019। तो नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा के द्वारा पारित हो गया था, जबकि राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी और यह विधेयक अधिनियम बन गया।
64 क्वेश्चन है आपका, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ए। देखिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। तो कहां पर विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है? ये आपका आर्टिकल 14 में है, इसको आपको याद रखना है। 65 क्वेश्चन है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सही आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। देखिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग तथा हाई कोर्ट को अनुच्छेद आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दी गई है। उपयुक्त न्यायालय अपनी शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। 66 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो सही आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आपके फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको 6 मौलिक अधिकारों को एक बार अच्छे से देख लेना है। देखिए, 67 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सही आंसर है ए, आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) क्या, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। 68 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? सही आंसर है बी, संपत्ति का अधिकार। तो आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार अभी आपका मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, यह आपका एक कानूनी अधिकार है अभी के टाइम में। देखिए, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया था और हटाकर इसको आर्टिकल 300 अनुच्छेद 300 क्या में मिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। सही आंसर है डी, अधिकार प्रच्छा। तो आपको याद रखना है, अधिकार प्रच्छा जो आपकी एक रिट है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, इसको पोस्टमार्टम नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है आपका? आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार प्रच्छा क्वा वारंटो को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। इसीलिए विकल्प ई आपका सही उत्तर है, यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक पत्रक में विकल्प डी सही माना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन है आपके सामने, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। सही आंसर है ए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निदेशक तत्वों में वर्णित है।
देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य की नीति निदेशक तत्वों में वर्णित हैं। ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। 71 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो सही आंसर है सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो आपको पता है कि पंचायती राज प्रणाली का वर्णन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में किया गया है, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में। देखिए, भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। 72 क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? यहाँ पर आपको नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर बताना है। देखिए, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी। देखिए, नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों को आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचाएगा, उसको लागू कराएगा। तो मौलिक अधिकार एक प्रकार से बाध्यकारी होते हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत की जो प्रवृत्ति होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है। अगर किसी नीति निदेशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है। 73 क्वेश्चन है आपका। देखिए, सबसे पहले आप इसको समझिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है लागू नहीं हो सकते या फिर बाध्यकारी नहीं है। इस वर्ड को आप बाध्यकारी से समझिए, क्योंकि निदेशक सिद्धांत बाध्यकारी नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी होते हैं, प्रवर्तनीय होते हैं। निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं और नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप संविधान में आपके टोटल 22 भाग होते हैं, तो आपको इन 22 भागों को अच्छे से लर्न करके जाना है। ठीक है, 22 भागों को अच्छे से लर्न कर लीजिए, कौन से भाग में किस चीज का प्रावधान किया गया है। जैसे आपका भाग 4 है, भाग 4 में आपके नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं। भाग 3 है, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से आपको 22 के 22 भागों को अच्छे से लर्न कर लेना है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को, सारे मौलिक अधिकारों को अच्छे से देख लेना है, कौन से आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत को अच्छे से देख लेना है। हमारे संविधान की जो प्रियम्बल होती है उसको देख लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट केस हैं, देखिए, आपने जब पॉलिटी पढ़ा होगा, यहाँ पर हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम डिटेल में हर टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, वरना एक क्लास आपकी पूरी फंडामेंटल राइट्स पर हो सकती है, मौलिक अधिकारों पर हो सकती है, नीति निदेशक सिद्धांतों की अलग क्लास हो सकती है। तो पूरा पॉलिटी को हम एक अलग से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं और जिसको हम डेफिनेटली पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए अभी हम जल्दी से घटना चक्र से एक फास्ट रिवीजन कंप्लीट कर रहे हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इस सीरीज के बाद आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना भी आपका जीएस का सब्जेक्ट होता है उसको आपको काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा। पॉलिटी को हम अलग कवर करेंगे, जहां पर टॉपिक वाइज हम बिल्कुल शुरू से सारा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे। ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो भी आपकी जीएस की सब्जेक्ट की बेस्ट बुक होती हैं, सपोज पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत से अगर आप कवर करते हैं तो आपका हर एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, चाहे आपका सिविल सर्विसेज हो या फिर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो। तो हम लक्ष्मीकांत से आपका पॉलिटी कवर करेंगे। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री आपका पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर करेंगे हम स्पेक्ट्रम की बुक से। तो सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर एक अच्छी ऑथेंटिक बुक से यहाँ पर कवर किया जाएगा और तब आपको हर टॉपिक को डिटेल में समझाया भी जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम जल्दी से अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 73 क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो सही आंसर है सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 क्या, मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में कहाँ दिए गए हैं, तो ये भाग 4 क्या है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर हम सिर्फ बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 में आपके डीपीएसपी,
नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं, जबकि भाग 4 क या फिर ए में आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो देखिए, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपके आर्टिकल 51A में होते हैं। इसको आपको जरूर याद रखना है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। तो आरंभ में जिस टाइम हमारा संविधान बना था तब आपकी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके कर्तव्य बताए गए हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है। 74 क्वेश्चन है आपका, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 75 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? सही आंसर है बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार आपके जो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी देख लेना है कि मौलिक कर्तव्यों में आपका क्या सब आता है। और जब हम अलग से पॉलिटी की क्लास करेंगे आपका लक्ष्मीकांत की बुक से, तब आपको डिटेल में सभी टॉपिक्स को समझा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी एक लिमिटेशन है। देखिए, तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51A च में शामिल किया गया है। 76 क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है या नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, संसद का हिस्सा होता है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद आपका किन से मिलकर बनता है? देखिए, संसद आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। 77 क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका विवादित है, इसलिए सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है। दोस्तों, अभी के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, बी और सी यहाँ पर आपके दोनों विकल्प सही थे, इसीलिए ये क्वेश्चन विवादित हो गया था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है। 78 क्वेश्चन है आपका, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसको सौंपा जा सकता है? सही आंसर है सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार, 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया डिसीजन अंतिम होगा, निर्णय अंतिम होगा। 79 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। सही आंसर है डी, संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61, इस आर्टिकल को आपको जरूर याद रखना है। तो आर्टिकल 61 में उपबंधित, देखिए आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर बताना था कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है, आर्टिकल 61 के तहत संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को चलाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। 80 क्वेश्चन है आपका, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड आपका राष्ट्रपति होता है। देखिए, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार तो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 53 में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं
या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। 81 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? सही आंसर है बी, मंत्रिमंडल का सचिव। तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेनाध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। 82 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? सही आंसर है ए, भारत के राष्ट्रपति में। तो भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है, आर्टिकल 53(1) के अनुसार। ये भी आपको याद रखना है। 83 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? सही आंसर है डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। देखिए, आपको बताना था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, सही है, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी कर सकता है, युद्ध के आधार पर भी कर सकता है। तो यहाँ पर सभी कारण सही दिए गए थे। और आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है, या तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह जिसको बोला जाता है, अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर भी की जा सकती है, या युद्ध के आधार पर भी। 84 क्वेश्चन है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, गवर्नर। तो आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 356 में किया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 352 में किया गया था। 85 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो सही आंसर है बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होता है। आर्टिकल 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होता है, जबकि ये बाकी दिए गए जो कथन है यहाँ पर वो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं। तो आपको इनको भी एक बार देख लेना है। देखिए, तो अगर हम क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ें कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, सही है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, सही है, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो ये 3 कथन आपके राष्ट्रपति के संदर्भ में सही है, जबकि ये कथन आपका गलत है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को होता है। 86 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। सही आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, जबकि भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिए गए हैं? क्षमादान करने का, आपातकाल की घोषणा करने का, अध्यादेश जारी करने का। तो ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश ना दिया हो। 87 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है सी, बिहार से। तो आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी आपको याद रखना है। 88 क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको असत्य कथन को चुनना है। तो सही आंसर सी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये कथन आपका असत्य है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि बाकी कथन आपका सही दिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सही है। सी कथन आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है।
89 क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 90 क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? सही आंसर है बी, केंद्रीय सरकार का। तो भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। देखिए आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो देखिए ऐसा कहां पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा? ऐसा आपका आर्टिकल 74(1) में कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद करते जाना है। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधान केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। आर्टिकल 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय, सभी डिसीजंस से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। 91 क्वेश्चन है आपका, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? सही आंसर है डी, केवल लोकसभा के प्रति। इसको आपको जरूर याद रखना है। आर्टिकल 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक वर्ड पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर संपूर्ण मंत्री परिषद की बात की गई है और सामूहिक रूप से। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अगर बात करें सिर्फ एक मंत्री की तो एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको आपको समझना है। 92 क्वेश्चन है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है? तो सही आंसर है आपका दोस्तों ये क्वेश्चन आपका विवादित है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति दिया गया है, अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, संसद है, लेकिन आपको पता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि यहाँ पर संसद में लोकसभा व राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। 93 क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? सही आंसर है बी, विधायिका। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। देखिए भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। विधायिका कौन होती है? विधायिका आपका संसद को ही कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 94 क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? सही आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो क्वेश्चन था आपका कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, एक संसदीय प्रणाली, दूसरी अध्यक्षीय प्रणाली। भारत में ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आपको याद रखना है संसदीय शासन व्यवस्था को हमने कहां से, कौन से देश से अपनाया है? तो ब्रिटेन से अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, इसीलिए विकल्प ई आपका सही उत्तर होगा। देखिए 95 क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? सही आंसर है सी, लोकसभा के प्रति। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, अतः वे भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। तो आपसे पूछा गया था भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। 96 क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह सही आंसर है ए, अनुच्छेद 352 में। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। 97 क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? सही आंसर है ए, अटॉर्नी जनरल।
संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। 98 क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 99 क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो सही आंसर है बी, एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है अनुच्छेद 165 के अनुसार। दोस्तों 100 क्वेश्चन है आपका। तो 100 क्वेश्चन है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सही आंसर है सी, 1956 में। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। देखिए, आजादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। 101 क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का नेता कौन है? तो सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। देखिए, चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। 102 क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो सही आंसर है सी, 25 वर्ष। तो अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ये आपको याद रखना है। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 103 क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो सही आंसर है सी, 25 वर्ष। आपको पता है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष आयु का होना अनिवार्य है। 104 क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो सही आंसर है सी, 25 वर्ष। 105 क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। तो कितना? 1/6 भाग, इसको याद रखना है। 106 क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? सही आंसर है बी, ऐसा 2026 तक रहने वाला है। देखिए, संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। 107 क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है। तो सही आंसर है सी, 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। 108 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। देखिए, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडलों का वर्णन किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्यों के विधानमंडल का वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 में। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं, न्यूनतम 60 होंगे। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की है, जिसमें 30 सदस्य हैं, जबकि राज्यों में सिक्किम,
राज्यों में सिक्किम है जिसमें 32 सदस्य हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें 403 सदस्य हैं। उपयुक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश में 60, मेघालय में 60, मणिपुर में 60 की एक संख्या एक समान तथा हिमाचल प्रदेश में 68 की संख्या सर्वाधिक है, इसीलिए आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सही आंसर होगा। 109 क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो देखिए अनुच्छेद 331 के अनुसार जिस टाइम ये प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा की आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अभी लोकसभा में 2 सदस्यों का चयन आंग्ल भारतीयों से राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। 110 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 330 के अनुसार। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) क्या के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330(1) ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 111 क्वेश्चन है आपका, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? सही आंसर है डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको याद रखना है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। फिर से आपका 112 क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? सही आंसर है सी, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। आपको ध्यान देना है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है, वह मंत्री परिषद की सलाह पर ही लोकसभा को भंग करता है। 113 क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो सही आंसर है बी, वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। इस 6 मास को भी आपको याद रखना है कि 2 सत्रों के बीच में 6 मास से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। 114 क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। 115 क्वेश्चन है आपका, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? सही आंसर है ए, बिहार तथा महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन को आपको देखना है। 116 क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सही आंसर है बी, 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। 117 क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? सही आंसर है बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात पर दिया जाता है। 118 क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? सही आंसर है सी, 6 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वात हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 119 क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है? सही आंसर बी है। 120 क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर जो है यह अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। 121 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो सही आंसर है सी, 12। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। 122 क्वेश्चन है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? सही आंसर है ए, भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। 123 क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? सही आंसर है सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। 124 क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है?
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका 1999 में पूछा गया था, तो इसीलिए आपको इसको नहीं देखना है, लेकिन यहाँ से आपको एक सीख लेनी है। आपको लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो वर्तमान समय में हैं उनको एक बार गूगल पर सर्च कर लेना है, ठीक है, ये काम आपको करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपको जरूर लिखना है। 125 क्वेश्चन है आपका, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो सही आंसर आपका बी है, 6 महीने का। ये आपको पता है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। देखिए 126 क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन विवादित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप शून्य काल क्या होता है इसका मतलब अच्छे से समझेंगे। देखिए प्रश्न काल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल होता है। चूंकि यह मध्य 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामला उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टतः बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। 127 क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? सही आंसर है सी, नीति या कार्यान्वयन। तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका 67th बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है। देखिए भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों या एजेंसी द्वारा किया जाता है। 128 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? सही आंसर है बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। तो कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? सही आंसर है बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। इसको आपको ध्यान देना है। देखिए संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। 129 क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में आपसे पूछा गया था कि यह एक राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है या फिर राष्ट्रीय पार्टी है, किस प्रकार की पार्टी है? तो ये क्वेश्चन आपका 2019 के प्रीलिम्स का है। तो अभी के संदर्भ में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। उस टाइम यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, लेकिन अभी बन चुकी है। देखिए तो इसको पढ़ना, फिर इसको व्याख्या को हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 130 क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। सही आंसर है आपका डी, केवल 4 यहाँ पर कथन सही दिया गया है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो आपको पता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? जब कोई ऐसा विधेयक आता है या जब किसी ऐसे विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में मतभेद होता है, तो उसे पारित कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। और ऐसा कहता है संविधान का अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। 131 क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सही आंसर है बी, संविधान। आपको पता है हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। 132 क्वेश्चन है आपका, दिल्ली है। तो आपको पता है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। 133 क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो सिक्किम को भारत का एक राज्य 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, इसको याद रखना है। और 1974 में बनाया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य, एक एसोसिएटेड राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये 1974
1975 आपको याद रखना है। सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया था? 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और देखिए यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको मैं फिर से आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आपके दो संविधान संशोधन दिए गए हैं, एक है 35वां संविधान संशोधन 1974 और दूसरा है 36वां संविधान संशोधन 1975। समझिए इस चीज को। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक संयुक्त राज्य है, एसोसिएटेड राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो एसोसिएटेड राज्य 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, जबकि सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा, 22वें राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये चलिए आगे चलते हैं। 134वां क्वेश्चन है आपका, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? सही आंसर है डी। इनमें से कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। देखिए, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। 135 क्वेश्चन है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ए, एम.एन. वेंकट चेलैया। देखिए, संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एम.एन. वेंकट चेलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। 136वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो सही आंसर है डी, भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है बी, राष्ट्रपति। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है बेसिकली। 139 क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सही आंसर सी हो जाएगा आपका, संसद के पास है। 140 क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सही आंसर है सी, 65 वर्ष होती है। ठीक है। 141 क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो सही आंसर है ए, राष्ट्रपति को। आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। 142 क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्अवलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, सही आंसर डी है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन का क्या मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यायिक पुनर्अवलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता या यह शक्ति न्यायिक पुनर्अवलोकन कहलाती है। 143 क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? सही आंसर है ई। चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं। तो भारत में न्यायिक प्रणाली दोस्तों संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित होती है। 144 क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो सही आंसर है बी, राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। 145 क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है सी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 146 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? सही आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, केवल 4। देखिए कौन कौन शामिल होता है राज्य की विधायिका में? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो राज्य की विधायिका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है। 147 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। सही आंसर है सी, अनुच्छेद 175(2) के द्वारा ऐसा राज्यपाल को अधिकार दिया गया है।
148 क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? सही आंसर है ए, विधान पालिका परिषद। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं, स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन विधान पालिका परिषद होती है। 149 क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? सही आंसर है डी, उद्योगपति। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति की श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, जबकि स्थानीय निकायों या पंचायतों के सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक चुने जाते हैं, स्नातक चुने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 150 क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? सही आंसर है बी, केंद्रीय संसद के द्वारा। तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या उसके विघटन का अधिकार संसद को दिया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी। देखिए, राज्य की जो विधायिका होती है उसमें आपकी दो होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में केंद्रीय स्तर पर आपकी संसद होती है कानून निर्माण करने के लिए, कानून बनाने के लिए, और संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से राज्य में कानून का निर्माण करने के लिए आपका विधायिका होती है, विधायिका के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो आपको पता होगा कि भारत के अंदर सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि किस राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, इस चीज का डिसीजन केंद्रीय संसद के द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। तो ऐसा होने पर ही संसद के द्वारा किसी राज्य में या तो विधान परिषद का निर्माण किया जाएगा या विधान परिषद का विघटन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके टोटल 150 क्वेश्चन पॉलिटी के हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind। वहाँ पर हम इस बुक की PDF आपके साथ में शेयर कर दी गई है, तो आपको बस फाइल से जाकर इसको डाउनलोड कर रिवीजन कर लेना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।